सोशल क्लासेस में आज इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र के बारे में जानेंगे। इसमें सभी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल फ़िलासफ़र इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को लेकर महत्वपूर्ण विचार उनके आज माने जाते हैं, तो उनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जैसे डॉर्किन की थ्योरी है, या विलियम बर्नार्ड्स है, या फिर जो है माइकल वाल्जर है, तो उनकी थ्योरी अलग से पढ़ेंगे। बाकी देखते हैं इसमें कुछ फ़िलासफ़र जो पहले के फ़िलासफ़र थे उनका क्या कहना था इक्वलिटी के बारे में। सबसे पहले एरिस्टोटल के विचार जान लेते हैं। एरिस्टोटल हमें पता है, जब हम पढ़ेंगे आगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एरिस्टोटल ने जो इक्वलिटी के बारे में कहा था कि उसने ये कहा था कि समान लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर अनइक्वल्स। उस समय अरस्तु के ज़माने में यूनान में समाज में सिर्फ कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता मिलती थी और कुछ लोगों को ही राजनीति में पार्ट लेने का मौका मिलता था। उनको सिटीजन्स कहा जाता था और बाकी दास होते थे। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। और जो स्वतंत्रता की बात या समानता की बात करता है अरस्तु, हमने लिबर्टी के बारे में पढ़ा था, वो सिर्फ सिटीजन्स तक ही लिमिटेड है। और सिटीजन्स वो गिने चुने लोग हैं। आज के संदर्भ में सिटीजन्स का मीनिंग तो अलग है। उसमें तो ये है कि जो भी एक देश में निवास करते हैं, वो जो उनको नागरिकता मिली हुई है वो सिटीजन्स हैं सभी। लेकिन अरस्तु के समय पर या यूनान में उस टाइम पर सिर्फ कुछ लोगों को ही सिटीज़न का दर्जा मिलता था, जो राजनीति में पार्ट लेते थे और जो शासन में जिनकी भागीदारी होती थी किसी न किसी रूप में, तो उनको ही सिटीजन्स माना जाता था। और इक्वलिटी की ये कहता है कि सिटीजन्स की बात अलग करता है और जो नॉन सिटीजन्स है या जो दास उनकी बात अलग करता है। तो यह कहता है कि सिटीजन्स को एक कैटेगरी में रख के सभी सिटीजन्स के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। एक सिटीजन्स दूसरे सिटीजन्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी तरह फिर दास को अलग रखता है। वो दासों को कहता है सभी दासों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वो कहता है कि लेकिन दास के साथ और मालिक के साथ एक जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं हो सकता। वो कहता अगर उनमें आप इक्वलिटी लाने की कोशिश करोगे तो अनजस्ट होगी, वो न्यायपूर्ण नहीं होगी। तो इसीलिए इसी संदर्भ में एरिस्टोटल का कहना कि इक्वल लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना और अनइक्वल लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करना। और ये मैंने बता दिया कि उसका जो सिटीजन्स तक ही लिमिटेड है जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वो देता है। दास प्रथा का अरस्तु एक बड़ा समर्थक रहा है। उसने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए हैं कि दास प्रथा क्यों ज़रूरी है। उसने कहा दासों के भी हित में है, ये मालिक के भी हित में है और देश के हित में है। वो जब अरस्तु के स्लेव सिस्टम के बारे में उसके विचार पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इसको। अरस्तु का मानना है कि नेचुरल इक्वलिटी प्रकृति ने ही लोगों को समान बनाया। कुछ लोगों को मालिक बनाया है, कुछ दास बनाए हैं। कुछ लोगों में ये कैपेसिटी, ऐसा माइंड दिया है कि वो सत्ता की भागीदारी कर सकते, सिटीजन्स बन सकते हैं। हालांकि एक बात अरस्तु ने दासों के बारे में ज़रूर कही थी कि दास यदि उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है और योग्य हो जाता है तो उसको दासता से मुक्ति मिल सकती है और वो सिटीजन्स में शामिल हो सकता है। कोई ऐसा जन्म से ये दास नहीं बने जाते। वो अपने योग्यता के आधार पर अरस्तु उनको इस कैटेगरी में रखता है। और इस तरह इनइक्वलिटी को अरस्तु जो है वो जस्ट मानता है, न्यायपूर्ण मानता है, बल्कि इक्वलिटी को न्यायपूर्ण नहीं मानता। उसका मानना है कि यदि अनइक्वल लोगों के साथ आप इक्वल व्यवहार करोगे तो वो न्यायपूर्ण नहीं होगा, अनजस्ट होगा। हॉब्स ने इक्वलिटी के बारे में कहा है। हमें पता है कि हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, जिसका मानना था कि एक स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी। जब स्टेट ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करता है, जो राज्य बनने से पहले, राज्य बनने का मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी जब तक रूल रेगुलेशन बनाने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने, तो उससे पहले आदमी कैसे रहता हो, एक कल्पना हॉब्स ने की थी। उसी को स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। उसमें मानना था कि उसमें हॉब्स ने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में सभी व्यक्ति इक्वल थे।
और वहाँ बिल्कुल ऐसी इक्वलिटी कहता है कि ताकत में भी बुद्धि में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग समान थे। और इसीलिए वो समान थे तो कोई किसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता था या किसी को अपने अधीन नहीं कर पाता था, इसलिए उनमें हमेशा संघर्ष चलता रहता था। लेवियाथान हॉब्स की महत्वपूर्ण बुक है। उसने कहा था कि नेचुरल इक्वलिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर, मैंने अभी बताया कि स्टेट ऑफ नेचर में इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी सभी बराबर थे। और बिल्कुल ऐसे बराबर कहता है इक्वल एबिलिटी टू डू वर्क एंड इरिसिस्टेबल पैशन फॉर पावर, काम करने की योग्यता भी उसमें सभी थी और पावर जो है ज़्यादा पावर प्राप्त करने की इच्छा और पावर में भी लगभग वो बराबर थे। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में ही इक्वलिटी की बात ऑप्स करता है। रूसो सबसे महत्वपूर्ण विचारक जो हुआ मेडिएवलिज्म में शुरू में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स में भी, वो सबसे महत्वपूर्ण नाम रूसो का था। रूसो ने सबसे महत्वपूर्ण बात इनइक्वलिटी के बारे में कही थी कि समाज में इनइक्वलिटी कैसे है, किन किन क्षेत्रों, एक नया एस्पेक्ट हमें सोचने के लिए दिया था जब उसने नेचुरल इनइक्वलिटी को सोशल इनइक्वलिटी से अलग किया था और कहा था कि प्रकृति की असमानता अलग चीज़ है और समाज की बनाई हुई असमानता अलग चीज़ है, इनको मिलाना नहीं चाहिए, इनको अलग अलग करके समझना चाहिए। इस मामले में उसकी एक महत्वपूर्ण बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑन इनइक्वलिटी, जो उसने 1755 में लिखी थी। जैसा कि हमें पता है कि रूसो जो है उसने सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने ये बताया था कि जो हम भौतिक विकास हो रहा है, जो हमारी मटेरियल डेवलपमेंट हो रही है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण कहते हैं, वो एक तरह से पतन है, मनुष्य का पतन हुआ है, उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मिसरेबल हुई है। तो उसने इसकी मॉडर्नाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की आलोचना उसने की थी। उसने मॉडर्न सोसाइटी पर अटैक किया, उसे हाईली अनइक्वल बताया कि इसमें असमानता बहुत ज़्यादा है। रूसो ने भी, जैसे बाद में मार्क्स ने भी कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म से ही असमानता समाज में शुरू हुआ, वर्ग विभाजन शुरू हुआ है। इसी तरह रूसो का भी यही मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इसके जड़ में, प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही समाज में इनइक्वलिटी शुरू हुई है और इस मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं उसमें इनइक्वलिटी समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मटेरियल प्रोग्रेस मेड ह्यूमन बींग्स मोर मिसरेबल, ही प्लेड फॉर इक्वलिटी एज इट इज़ नेचुरल राइट्स। उसने इक्वलिटी को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना कि ये तो नेचुरल राइट्स है और इक्वलिटी सभी को प्राप्त होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उसका यही था जब उसने सोशल इनइक्वलिटी बात की, जैसे कि कुछ चीज़ें कि स्त्री और पुरुष असमान बनाए, उनमें असमानता, ये नेचुरल इनइक्वलिटी है। लेकिन यदि समाज पुरुष को ज़्यादा अधिकार देता है और महिला को कम देता है तो ये सोशल इक्वलिटी है। ये भगवान ने उनको ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया या उन्होंने स्ट्रेटिफाई नहीं किया कि ये ऊपर है ये नीचे है। वो भेदभाव करने वाला या वो असमानता बरतने वाला जो है वो समाज है और ये असमानता इस तरह की समाज की बनाई हुई असमानताएं हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इनइक्वलिटी जो है वो व्यक्ति के, मतलब व्यक्ति असमान हैं तो व्यक्ति असमान ये नहीं है कि कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कम है, कुछ ज़्यादा बुद्धिमान है, कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा योग्य है, कुछ कम है। मार्क्स ये नहीं कहता। मार्क्स कहता कि असमानता इसलिए है कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा उसने कैपिटलिज्म में या और भी जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो उसने व्याख्या की इतिहास की, उसमें ये कहा था कि कुछ लोगों के पास उत्पादन के सारे संसाधनों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। पहले सामंतों ने किया हुआ था, उससे पहले मालिकों ने किया हुआ था और अब कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो है बुर्जुआ क्लास ने, जो पूंजीपति हैं, उन्होंने उत्पादन के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और दूसरे लोगों के पास कोई संसाधन नहीं छोड़े हैं।
तो ये असमानता जो समाज में है इस सोशल स्ट्रक्चर की वजह से है, इस वर्ग विभाजन की वजह से है, क्लास स्ट्रगल की वजह से है, वर्ग संघर्ष की वजह से है, जो दो हिस्सों में समाज बटा हुआ है उत्पादन के साधनों के अधिकार के आधार पर। तो वो इसको कारण माना, ये कहता है इनइक्वलिटी का कारण ये सोशल स्ट्रक्चर है, व्यक्ति की अपने गुण या अपनी आलसीपन या उसकी और कारण उसमें नहीं है। इनइक्वलिटी अराइजेज विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। रूसो ने भी यही मानना था और कार्ल मार्क्स भी यही मानता है कि इनइक्वलिटी तब आई है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी बननी शुरू हो गई। इससे पहले मार्क्स कल्पना करता है, पहले कम्युनिज्म था, जो इनिशियल कम्युनिज्म या प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करता है, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कार्ल मार्क्स करता है, जहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उसमें कोई भी वर्ग नहीं थे, कोई वर्ग नहीं थे, तो फिर ऐसे समय पर कोई वर्ग संघर्ष नहीं था और न कोई असमानता थी समाज में, पूरी तरह से समाज समान था। तो उसने कहा था कि असमानता शुरू ही जब प्राइवेट प्रॉपर्टी और कुछ लोगों ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, दूसरे लोगों के पास वो नहीं बची। और मार्क्स का कहना कि नॉट पॉसिबल इन कैपिटलिस्ट सिस्टम की इक्वलिटी कैपिटलिस्ट सिस्टम में पॉसिबल है ही नहीं। इसमें समाज में इतना बड़ा विभाजन है कि इसमें आप इक्वलिटी नहीं लेके आ सकते, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो केयर क्लासलेस सोसाइटी में इसके लिए कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा और एक उसकी जगह पर एक क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और उसी में इक्वलिटी स्थापित की जा सकती है। R.H. टोनी ब्रिटेन के प्रसिद्ध फिलोसोफर और पॉलिटिशियन भी रहे हैं, जिनकी ये 2-3 बुक याद कर लेना जो पूछी जा सकती हैं। एक्विजिटिव सोसाइटी 1921, इक्वलिटी नाम से भी किताब लिखी है 1931 और रेडिकल ट्रेडिशन 1964। उसने वो मुख्य रूप से कि ईसाई धर्म के आधार पर मानवीय संदर्भ में देखता है सभी चीज़ों को, कि एक मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर देखता है। वो जो है बेसिक वैल्यू मानता है कि इक्वलिटी जो है बेसिक वैल्यू, एक डिस्ट्रीब्यूटिव आइडियल नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ संसाधनों का या वेलफेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करने से ही समानता आ जाएगी या वही समानता को, बल्कि समानता तो अपने आप में एक बेसिक वैल्यू है। ये चीज़ों से भी बढ़कर है समानता, जो कि सभी व्यक्तियों को मिलनी चाहिए। उसने दोनों को क्रिटिसाइज किया था, कैपिटलिज्म को भी, कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म को भी और सोशलिज्म को भी, क्योंकि दोनों में नैतिक मूल्यों की कमी थी। उसने नैतिक मूल्यों को, वो मॉरल वैल्यूज़ को, आइडियल्स को नहीं मानते थे, न कैपिटलिस्ट मानते थे और न सोशलिस्ट मानते थे, इसलिए सिस्टम्स की आलोचना करता है। इनइक्वलिटी सर्वाइव, एक और लाइन कहता है कि वो इनइक्वलिटी सर्वाइव नॉट मेयरली बिकॉज द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर बट द पुअर आल्सो एडमायर द रिच। सिर्फ गरीब आदमी में समानता इसलिए नहीं है कि अमीर गरीबों का शोषण करते, बल्कि एक भी है गरीब भी अमीर की प्रशंसा करता है, उसको एडमायर करता है, और इस तरह वो एक इस असमानता एक कल्चर को एक जो लेजिटिमेसी देता है। तो ये भी टोनी का कहना था। और मुख्य रूप से बात इसमें ये याद रखने की वो क्रिश्चियन ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से समानता देने की बात करता है। जॉन रॉल्स मुख्य रूप से तो फेमस है थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए, जिसमें उसने किताब का नाम भी यही है उसके, और इसी में उसने एक जस्टिस थ्योरी दी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर इक्वलिटी, इस थ्योरी में जो वो 3 सिद्धांत देता है थ्योरी के, उसी में एक तो बात ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को समानता मिलनी चाहिए, और दूसरी ये कहता है यदि आप समानता के नियम का उल्लंघन करते हो तो सिर्फ एक के आधार पर कर सकते हो कि इससे जो लिस्ट डेवलप्ड है, यानी कि सबसे पिछड़े वर्ग कोई है, यदि आप उसको फ़ायदा देने के लिए समानता का सिद्धांत को वायलेट कर रहे हो तो आप अलाउड है कर सकते हो, करना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करें तो समानता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सबको इक्वलिटी देनी चाहिए समानता, क्योंकि वो जो पिछड़े वर्गों के लिए आप भेदभाव करते हो, उसके पक्ष में भेदभाव करते हो, तो वो समानता को कम नहीं करता बल्कि वो समानता को और बढ़ाता है। ऑपरेशनल टाइप टू प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसकी थ्योरी को प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस बोला जाता है। 2 तरह की थ्योरी हैं, सब्सटेंटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस और प्रोसीजरल
थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्रोसीजरल में सिर्फ प्रोसेस की बात की जाती है कि प्रोसेस न्यायपूर्ण होना चाहिए और उसी से न्याय मिलता है। और सब्सटेंटिव थ्योरी रिजल्ट देखती है कि प्रोसीजर कुछ भी अपनाया गया उसके बाद रिजल्ट देखते क्या समानता आई या नहीं आई, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो अफर्मेटिव एक्शंस की बात उसमें आती है। स्ट्रिक्ट इक्वलिटी इज इनएफिशिएंट एंड इनइक्वलिटी इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। उसने कहा बिल्कुल स्ट्रिक्ट इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है और एफिशिएंस भी नहीं है और समाज में इनइक्वलिटी होती है, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात कहता है इनइक्वलिटी इज जस्टिफाइड इफ़ इट लीड्स टू एलिवेशन ऑफ द वर्स्ट ऑफ लीड्स टू बी एलिवेशन ऑफ द वर्स्ट ऑफ, जो सबसे बुरी स्थिति में है, यदि उनको बेहतरी के लिए आप समानता के नियम को इनइक्वलिटी अपनाते हो लोगों के साथ तो आप सही है वो कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आप यदि लोगों के साथ इनइक्वलिटी करते हो तो किसी को कम या ज़्यादा देते हो तो उसको जॉन रॉल्स समर्थन नहीं देते। टॉकविले और लॉर्ड एक्टन टॉकविले के साथ है। ये एक बात के लिए जब ये भी कोई आती है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि समानता और स्वतंत्रता को या लिबर्टी और इक्वलिटी को आपस में एक दूसरे के विरोधी कौन कौन विचार के मानते हैं, तो उसमें लॉर्ड एक्टन का नाम आता, ये टॉकविले का नाम आता। हालांकि टॉकविले का ये कहना है कि उसने ये नहीं कहा कि ये आपस में विरोधाभासी है, नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने तो इतना कहा था कि अगर ज़्यादा इक्वलिटी को फोकस करोगे तो निश्चित रूप से इक्वलिटी को ज़्यादा फोकस करने के लिए आप लोगों की स्वतंत्रता को ज़्यादा सीमित कर दोगे। तो ज़्यादा इक्वलिटी पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। उसकी महत्वपूर्ण किताब जो है वो डेमोक्रेसी इन अमेरिका है, जो 1835 में लिखी थी। अमेरिका की डेमोक्रेसी की इसमें प्रेज की थी। द ओल्ड रिजाइम एंड द रिवोल्यूशन 1856 में लिखी थी। इक्वलिटी इज एन आइडियल अपील, उसने कहा था कि उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपील का काम करती है जो बहुत बुरी स्थिति में है, जो दास्ता की स्थिति में है या दूसरे पर निर्भर हैं। इट मेक्स पॉसिबल इन डेमोक्रेसी, और कहता है कि ये सिर्फ लोकतंत्र में ही पॉसिबल हो सकती है। और दूसरा ये जो मैंने बात की, एक्सेसिव इक्वलिटी में डाइल्यूट फ्रीडम, यदि ज़्यादा इक्वलिटी दी जाएगी, एक ज़रूर से ज़्यादा आप इक्वलिटी पर फोकस करोगे तो फ्रीडम के एस्पेक्ट को जो है वो फेडेड कर देगी, उसको धुंधला कर देगी। तो ये टॉकविले के विचार थे इक्वलिटी पर। रॉबर्ट नोजिक ये लिबर्टेरियन विचारक हैं। इनके अगर आपने पढ़ लिया हो तो कुछ विचार अपने आप समझ में आ जाते हैं। ये मानते हैं कि ये पूरी तरह से लिबर्टेरियन है, ये पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और समाज में असमानता को ठीक मानते हैं। और ये सिर्फ ये कहते हैं कि जो योग्य होगा उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, वो ज़्यादा का हकदार है, और अमीर को लेकर गरीब को देकर कोई सोशल जस्टिस नहीं करना चाहिए, न वेलफेयर करना चाहिए और न इस तरह से इक्वलिटी लाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें नोजिक है, हेक है, या फिर जो है फ्राइडमैन है, आइजा बर्लिन है, ये इसी कैटेगरी में आते हैं सभी। रॉबर्ट नोजिक ने की किताब ये पहले भी आ चुकी है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 74 में लिबर्टेरियन थिंकर था। गिव प्राइमेसी टू लिबर्टी एक्सेप्टिंग इनइक्वलिटी एज दे आर, उसने कहा था कि हमें सिर्फ लिबर्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिबर्टी में भी पूरी तरह से नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे ये विचार। उसने कहा था नेगेटिव लिबर्टी या लिबर्टी ही ज़रूरी है, इक्वलिटी लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इनइक्वलिटी जैसी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रहनी चाहिए। अपोज इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंट इन द नेम ऑफ फेयरनेस, उसने कहा था फेयरनेस के नाम पर आप, न्याय के नाम पर आप यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर या व्यक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हो तो वो उचित नहीं है। नोजिक इसके विरोध में है। हेक भी इसी कैटेगरी का विचारक है जिस कैटेगरी में रॉबर्ट नोजिक थे। उनकी किताब है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी वॉल्यूम 2, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। उसने सोशल जस्टिस को एक मिराज कहा है कि ये सिर्फ दिखाई देता, ये हो नहीं सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। सोशल जस्टिस के आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। एक इनइक्वलिटी ड्यू टू अपब्रिंगिंग, इनहेरिटेंस
एंड एजुकेशन एज परमिटेड बाय आइडियल ऑफ लिबर्टी एक्चुअली बेनिफिट सोसाइटी एज। और उसने कहा था कि जो इनइक्वलिटी आपके पैतृक रूप से है, इनहेरिटेंस में या एजुकेशन की वजह से है, वो इनइक्वलिटी रहनी चाहिए। वो एक किस्म से लिबर्टी को के अनुसार है, लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के अनुसार है, लिबर्टी को बढ़ावा देती है, लिबर्टी ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि इससे व्यक्तियों का ही फ़ायदा नहीं है जो उसको अच्छी स्थिति में, बल्कि ये पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। इनका ये मानना है कि यदि व्यक्तियों को, जो योग्य व्यक्तियों को यदि ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, फिर इससे जो इनोवेशन है वो रुक जाएगा और लोग ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इससे सोसाइटी का भी कोई फ़ायदा फिर नहीं हो पाएगा। वो उनका मानना है कि इनइक्वलिटी इन गुड इन इटसेल्फ। वो कहता है कि इनइक्वलिटी अच्छी है, क्योंकि इनइक्वलिटी होगी तो तभी लोग ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ज़्यादा पाने के लिए कोशिश करेंगे। यदि समाज में सबको इक्वल बना दिया तो एक तो समाज चल नहीं सकता, क्योंकि जैसे सोशल सिस्टम थ्योरी मानती है कि समाज में अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभानी होती हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को मिलती हैं। यदि सभी एक जैसी स्थिति में होंगे तो कुछ काम ऐसे हैं जिनको कोई करना पसंद नहीं करेगा तो उनको कौन करेगा। जैसे अगर किसी ऑफिस में देखें तो एक चपरासी का काम है, एक प्रिंसिपल का काम है। यदि सब एक जैसे होंगे तो चपरासी का काम कौन करेगा, या फिर साफ सफाई का काम कौन करेगा। तो उसने कहता था कि इनइक्वलिटी जो होती है इससे प्रेरणा भी मिलती है काम करने की। इट इज़ नॉट ओनली इनएविटेबल, यह अत्ता आवश्यक नहीं बड़ी डिजायरेबल भी है। इन फ्री सोसाइटी स्पिल और इफेक्ट, इससे दूसरे लोगों पर भी इसका अच्छा प्रभाव जाता, स्पिल और इफेक्ट करता है। तो इसको इनएविटेबल ही नहीं मानता, अति आवश्यक ही नहीं मानता, बल्कि डिजायरेबल भी, इसको उचित भी एक मानते हैं। राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये किताब में उसने जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल को एनालिसिस किया था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी क्लास स्ट्रगल का, वर्ग संघर्ष को एनालिसिस किया था। लेकिन इक्वलिटी के लिए उसकी जो महत्वपूर्ण एक नया कॉन्सेप्ट जो उसने दिया, एक नया एस्पेक्ट जोड़ा इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट में, वो जोड़ा उसने नॉन इवैल्यूएटिव और इवैल्यूएटिव, दो हिस्सों में बांटा है। डिस्टिंक्स बिटवीन इनइक्वलिटी, दो तरह की इनइक्वलिटी, दो आधारों पर इनइक्वलिटी को उसने अलग अलग किया है। इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ इवैल्यूएटिव रैंक ऑर्डर एंड दोज विच नॉट। तो इवैल्यूएटिव बेस कौन सा है इनइक्वलिटी का और नॉन इवैल्यूएटिव बेस कौन सा है देख लेते। तो नॉन इवैल्यूएटिव में वो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स अटैच्ड टू सोशल पोजीशन, जैसे एक पिता और पुत्र में अंतर होता है, लेकिन पिता की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में पिता होने के नाते। तो एक ये असमानता, पिता और पुत्र में भी असमानता कि पिता को ज़्यादा अधिकार है, पुत्र को कम अधिकार है, या समाज में और जो रिश्ते नाते हैं, या किसी को महिला होने के नाते कुछ जिम्मेवारी, किसी को पुरुष होने के नाते जिम्मेवारी। तो ये कहता है, ये जो डेहरेनडॉर्फ ने कहा कि ये नॉन इवैल्यूएटिव नेचर के हैं, इनमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं है। जबकि वो असमानता, उस असमानता को का जिक्र होता है पॉलिटिकल साइंस में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पर आधारित, इसको इवैल्यूएटिव इन नेचर बताया। इसमें जो वेल्थ के आधार पर, स्टेटस के आधार पर या रेपुटेशन के आधार पर जो स्ट्रेटिफाइड किया जाता है सोसाइटी में, कुछ लोगों को ये ऊंचे दर्जे का, नीचे दर्जे का, और उस आधार पर जो है समानता होती है, संपत्ति के आधार पर भी होती है, स्टेटस के आधार पर भी हो सकती है, या और भी कोई आधार हो सकता है समाज का बनाया हुआ कोई नॉर्म्स के। तो वो कहता है कि वो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसके आधार पर जो है समानता तो इवैल्यूएटिव नेचर की है। तो एक जो योगदान डेहरेनडॉर्फ का है इसमें इक्वलिटी की, उसने नॉन इवैल्यूएटिव और इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उनको किया है। तो ये कुछ विचारक थे जो हमने पढ़े हैं इक्वलिटी के लेकर। अब कुछ और महत्वपूर्ण विचारक बचे हैं जिनको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।